मेंटेन करना। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में तो अच्छे क्वेश्चन होते थे, ट्रिकी होते थे, तो 100 में से कितने क्वेश्चन सही होते थे? 80 अराउंड। 20 गलत, तो आपको साइक नहीं होते थे कि क्या मजाक है? ठीक, क्योंकि आप आकाश वगैरह में करते होगे एक भी गलत नहीं होता होगा, राइट? तो यहाँ पे 20 गलत, तो वुड यू नॉट फील कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं ये, मतलब बेमतलब डिमोटिवेशन हो रहा है? बट उससे मतलब एक मेरे माइंड में आता था कि ये क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है। आकाश में काइंड ऑफ रिपीटेड हो जाता है, द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दे गिव इट रिपीटेडली, तो वो मतलब माइंड में बैठ जाता है उसका आंसर। मुझे मतलब बहुत सारा क्वेश्चन के आंसर पहले से रटे हुए होते हैं, तो वो मतलब जस्ट मतलब स्पॉन्टेनियसली वो हो जाता है। लेकिन नीट पे क्वेश्चन दे प्रोवोक योर माइंड टू थिंक। जो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही है, बट दे आर फ्रॉम द इन बिटवीन द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी का लाइन पढ़ो, उससे इन्फरेंस निकालो, फिर उसके ऊपर सोचो एंड देन डू द क्वेश्चन। सो उसमें अगर मैं फास्ट 100 क्वेश्चन करता तो था, बट उसमें 20 से 25 क्वेश्चन गलत हो ही जाते थे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ स्वयं शेखर त्रिपाठी है। आपने स्वयं शेखर का वीडियो देखा होगा, मेरे साथ ये भुवनेश्वर से हैं। इनका इस बार स्कोर नीट 2023 में 715 था, ऑल इंडिया रैंक था 8। तो स्वयं हमारे ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं रहते हैं, एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हैं। हमारे ऑफिस से 3 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर, हाँ। जब आप आए 3 किलोमीटर है। आपका भी जब सिलेक्शन होगा, आप एम्स पहुंचते हैं या वर्धमान महावीर पहुंचते हैं, आमने सामने कॉलेजेस है ये, आप हमसे मिलने आ सकते हैं। तो मैंने सोचा स्वयं को इस टाइम पे बुलाया जाए जब नीट एग्जाम में करीब 100 दिन बचे हैं, और इन्होंने अपने लास्ट के 100 डेज क्या किया, इनसे पूछा जाए। तो स्वयं सबसे पहले ये बताइए, आप भुवनेश्वर से हैं, आप सीबीएसई से थे या स्टेट बोर्ड से थे? मैं सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ। सीबीएसई के स्टूडेंट है। तो मेरा पहला सवाल है, बच्चों को एक प्रॉब्लम ये होती है कि नीट और बोर्ड को कैसे मैनेज किया जाए। तो आपने क्या किया, मुझे एक चीज बताइए। तो आपके बोर्ड एग्जाम कब खत्म हुए? हमारे बोर्ड एग्जाम 16 मार्च को खत्म हुए। 16 मार्च। तो ये बताइए, आपने आकाश ज्वाइन किया था और हमारा मास्टर क्लास इन बायोलॉजी और जो भी आपको टेस्ट वगैरह मिलते थे वो आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे थे, राइट? तो स्वयं एक चीज बताइए, आपने जनवरी से पहले, तो जनवरी में आपके प्री बोर्ड चालू हुए, आप फर्स्ट अटेम्प्टर थे, ही गॉट इनटू एम्स दिल्ली इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो जनवरी में आपके प्री बोर्ड चालू हुए, उससे पहले आकाश के जितने भी टेस्ट हुए आपने सारे दिए, AITS के पार्ट सिलेबस जो भी होते हैं सारे टेस्ट दिए, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपकी टेस्टिंग इनफ नहीं हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हुई थी और बहुत रिगरस टेस्टिंग होती है आकाश में। तो मैंने आकाश के सारे टेस्ट दिए थे, मैंने एक भी टेस्ट आकाश का मिस नहीं किया है। तो यस, टेस्टिंग वाज क्वाइट रिगरस फॉर मी। टेस्टिंग वाज क्वाइट रिगरस। अब ये चीज बताइए, आकाश के साथ आपको जब नीट प्रेप के टेस्ट मिलते थे तो आप वो भी देते थे, तो इन दोनों टेस्ट में क्या फर्क था? आकाश के और नीट प्रेप के टेस्ट में एक डिफरेंस मुझे ये लगा कि नीट प्रेप के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा नीट ओरिएंटेड होते हैं, मोटे होते हैं। हाँ, थोड़े मोटे क्वेश्चंस, मींस लाइक जो एसर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है ना, वो थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस वो नीट प्रेप के टेस्ट सीरीज में वो ज़्यादा दिखते हैं। आकाश के टेस्ट में देयर आर क्वेश्चंस लाइक दैट, बट उनके जो अमाउंट, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है वहाँ पे। उसमें वन लाइनर्स बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा। तो एक चीज बताइए, क्या ऐसा होता था कि आपके जो आकाश के टेस्ट है वो जल्दी हो जाता होगा कंपेयर टू नीट प्रेप के टेस्ट में ज्यादा टाइम लगता होगा? जी हाँ, ऐसा होता था। मतलब आकाश के टेस्ट तो मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे में मेरा खत्म हो जाता था, बट नीट प्रेप के टेस्ट जो थे वो लगते थे प्रॉपर 3 आवर 20 मिनट्स। उसको मतलब अपना यू हैव टू गिव योर माइंड एंड बॉडी टू इट। गुड। अब एक एक करके चलते हैं। तो मुझे एक चीज बता दीजिए, मैंने यहाँ पे ये मंथ लिख दिया है स्वयं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो जैन में आपने आकाश में जो टेस्ट हो रहे थे वो भी दिए, पार्ट सिलेबस टेस्ट हो रहे थे, और आपने अपने प्री बोर्ड की तैयारी की, और साथ में आपका रिवीजन भी चल रहा था चैप्टर्स का। तो मुझे एक चीज बताओ, रिवीजन के अंदर आपकी प्रायोरिटी 12th के चैप्टर थे, आपकी प्रायोरिटी 11th के चैप्टर थे, या दोनों चल रहे थे? तो मैंने अपने रिवीजन में सबसे ज़्यादा फोकस अपने 12th पे रखा है। 11th मेरा बहुत ज़्यादा मैंने रिवाइज किया हुआ था 11th में। 12th मैंने इसलिए रिवाइज कर रहा था क्योंकि मुझे बोर्ड्स भी देने थे, तो 12th पहले मैंने अपना फोकस रखा रिवीजन। लेकिन जैसे बोर्ड्स खत्म हो गया उसके बाद मैंने अपना फोकस एंटायरली 11th पे, मतलब मोस्टली मैंने 11th पे फोकस कर दिया। गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने दिमाग में ये चीज बैठा लीजिए, जब टाइम लिमिटेड होता है तो प्रायोरिटाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड एग्जाम देना है स्वयं को, स्वयं नहीं चाहता, स्वयं को पता है कि उसकी अच्छी रैंक आएगी, स्वयं नहीं चाहता कि बोर्ड एग्जाम, हालांकि उसकी वैल्यू पिछले साल भी कुछ नहीं थी, स्वयं ये नहीं चाहता था कि इसके नंबर 60% आ जाए। तो स्वयं ने पहले 12th को प्रायोरिटाइज किया, 11th पहले रिवाइज किया होता, और बोर्ड एग्जाम के बाद 16 मार्च के आसपास खत्म हो गए। उसके बाद जो टाइम बचा करीब 45-50 डेज, उसमें सिर्फ ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली 11th ही किया है मैंने। ठीक है
दैट इज गुड। अब एक चीज और बता दीजिए, आपसे मैं रिवीजन मेथड एक समझ रहा था, आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली। तो एक तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया गाइस, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि प्लीज यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि 12th और 11th दोनों नहीं हो पा रहा, तो 12th पे पहले फोकस करो, 11th को बाद के लिए छोड़ दो। 12th रिलेटिवली इजी भी होता है तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। 11th मेरे लिए आई फील दैट 11th इज मोर टफर देन 12th, सो नो ऐसा है भी, ऐसा है भी। ठीक है, अब आपका जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर रिवीजन मेथड क्या होता था टिल द टाइम बोर्ड एग्जाम्स गॉट फिनिश्ड? तो मैंने आपसे सुना कुछ कॉम्बिनेशन होता था शॉर्ट नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ने का और एमसीक्यू प्रैक्टिस। पहले एक चीज बताओ, आप जैसे आकाश की क्लासरूम कोचिंग में जाते थे, है ना, तो वहां पे आपने लॉन्ग नोट्स लिया, जो भी टीचर पढ़ा रहा है बस लिखने की कोशिश करते हैं सो दैट वी आर एबल टू एब्सॉर्ब। तो शॉर्ट नोट्स कब बनाते थे घर आके? शॉर्ट नोट्स मैंने हाँ, जो जब संडेज होते थे या फिर कभी लॉन्ग वीकेंड्स या फिर कोई हॉलीडेज मिले तो उसमें मैं बैठ के एक दिन में 2 से 3 चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स खुद बना लेता था फ्रॉम द लॉन्ग नोट्स एंड आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी। मतलब मैंने लॉन्ग नोट से फॉर्मूलेज, मतलब फिजिक्स का अगर मैं कोई शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ किसी एक चैप्टर का, सो आई वुड मेक पहले लॉन्ग नोट्स पढ़े, उससे जो फॉर्मूलेज या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ उन्हें इंक्लूड किया, और फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं जो कि लगते हैं कि दिस कुड कम इन एग्जाम, सो उन्हें भी अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड किया। सो 2 शॉर्ट नोट्स वर काइंड ऑफ कस्टमाइज्ड फॉर ओनली मी, तो वो मुझे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता था। तो मुझे एक चीज बताओ, आपने 38 चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए गाइस। इन्होंने जो 38 चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये 38 चैप्टर्स कौन कौन से? एक तो फिजिक्स के बनाए, हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री कुछ इनऑर्गेनिक के भी चैप्टर्स लाइक पीरियोडिक टेबल, बिकॉज़ उसमें नेमोनिक्स एंड ऑल है वो सब, सो इंक्लूडिंग दिस। तो ये टोटल 38, तो इसमें से 28 चैप्टर्स तो यहीं पे हो जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के 10-11 चैप्टर है। अच्छा, आपने फिजिकल केमिस्ट्री के भी सारे बनाए, कुछ छोड़ दिए? एक्चुअली ऐसा था कि मैंने सारे चैप्टर्स का सेपरेट नहीं बनाया। कभी कभी ऐसा है कि मतलब कुछ चैप्टर्स को इंटीग्रेट करके बनाया, जैसे कि मैग्नेटिज्म 2 चैप्टर्स है तो मैंने इंटीग्रेट करके मैग्नेटिज्म एक साथ बना लिया। मैकेनिक्स का एक पूरा कंप्लीट समझ गया शॉर्ट नोट्स बना लिया। तो गाइस ये वाले शॉर्ट नोट्स हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। मैं आपको स्ट्रांगली एक चीज रेकमेंड करूंगा यार, प्लीज किसी भी टॉपर के नोट्स डायरेक्टली यूज नहीं करने हैं। स्वयं को जो फायदा हुआ जब उसे कंसाइज बना के लिखा तो उसे भी समझ आ गया कि इस चीज को इस तरह से इतना जल्दी से रिवाइज कर सकता हूं, है ना। तो प्लीज इसको सैंपल की तरह यूज करना, इसको डायरेक्टली यूज मत करना। डायरेक्टली किसी और के नोट्स मेरे हिसाब से यूजफुल नहीं होते। तो आप शॉर्ट नोट्स यूज करते थे। बाय द वे, इनऑर्गेनिक और बायो के लिए क्या करते थे? उसमें शॉर्ट नोट्स ही बनाए? नहीं, इनऑर्गेनिक और बायो के लिए आई डिडंट फील द नीड ऑफ शॉर्ट नोट्स। मतलब एनसीईआरटी बार-बार पढ़नी है। एनसीईआरटी बार-बार पढ़नी है, और जैसे मैंने खुद के क्वेश्चंस बनाए, जैसे कि बायोलॉजी के मैं मतलब एनसीईआरटी का टेक्स्ट पढ़ने के बाद मैं अपने खुद के क्वेश्चंस बनाता था। और इनऑर्गेनिक में ऐसे कुछ जैसे मतलब जो टेबल्स होते हैं इनऑर्गेनिक में, उसमें जैसे कि जो ट्रेंड्स होते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उन सब के ट्रेंड्स होते हैं, तो वो ट्रेंड्स में मतलब एनसीईआरटी के साइड में लिख के रख देता था और फिर उन्हें रिवाइज करता था। ये मेरा इनऑर्गेनिक का ये स्ट्रेटेजी था। बायोलॉजी के लिए तो मैंने अपने खुद के क्वेश्चंस बनाए थे एंड एनसीईआरटी को मतलब बहुत बार रीडिंग लगाई है मैंने, बस। तो स्वयं एक चीज बताइए, इसमें एक चीज जरूर है, जब आप थोड़ा बोर्ड एग्जाम वाले मोड में है कि प्री बोर्ड हो रहे हैं, फिर बोर्ड एग्जाम वगैरह फेब में चालू हो गए, मार्च तक चले, पर आपसे मैंने ये भी सुना, हम इंटरव्यू से पहले जब बात कर रहे थे, कि आप शॉर्ट नोट्स यूज कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं, पर आप साथ में जब भी कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करते थे। तो आप ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से बहुत ये सुना है, सर अभी तो थ्योरी कर लेते हैं, अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना जरूरी है, नहीं तो नीट का सारा टच छूट जाएगा। तो आप कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करते थे हर एक चैप्टर? क्योंकि आपने पहले भी एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस किए होंगे, आकाश में भी नवंबर दिसंबर तक सिलेबस पूरा खत्म हो ही गया होगा, तो आप कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करते थे हर एक चैप्टर में? मैं हर एक चैप्टर का ऐसा आई डिडंट कीप अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैं रखता था कि आई केप्ट अ टाइम बेस्ड, कि मेरे पास मैंने 1 घंटा रख दिया और उसके अंदर मैं सेट करता था कि आई वुड डू 50 क्वेश्चंस। अगर फिजिक्स है तो आई वुड डू 50 क्वेश्चंस ऑफ इट। अगर बायोलॉजी है तो 60 मिनट्स में इट शुड बी अबाउट 120 और 130 अराउंड क्वेश्चंस। केमिस्ट्री है तो वैसे 60 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। तो मैं ऐसा टाइम बेस्ड रख के उसके बाद अपने क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो मैंने अभी कभी कैलकुलेट नहीं किया है कि कितने क्वेश्चंस। तो एक प्रायोरिटी सुन लिया आपने, पहले 12th फिर 11th,
कुछ शॉर्ट नोट्स का सुन लिया, प्लीज शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तीसरी चीज है एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर से करना है जब आप रिवीजन कर रहे हैं। वेरी गुड। अब एक चीज बताइए, आपने जनवरी में मॉक टेस्ट लिखे पर आपने फरवरी और मार्च में नहीं लिखे टिल 16 मार्च, और 16 मार्च के बाद आपने मॉक टेस्ट लिखना चालू किया, और फिर आकाश ने आपको हर रोज टेस्ट दिए ऑलमोस्ट 1 अप्रैल से, और उसके अलावा आपने हमारे टेस्ट लिखे। तो स्वयं मुझे एक चीज बताओ, क्या आप स्टूडेंट्स को रेकमेंड करेंगे कि हर रोज टेस्ट लिखो, या फिर जिन लोगों को एक टेस्ट में लेट्स से आपके तो कंटिन्यूअसली 690 695 टाइप आ रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट या फिक्सिंग की जरूरत है, आप बस रेगुलरली स्पीड स्टैमिना बिल्डअप करो। पर काफी सारे स्टूडेंट्स का साथ ये है 500 550 आ रहे हैं, काफी क्वेश्चन गलत होते हैं, यू हैव टू गो बैक रिवाइज। तो मुझे एक चीज बताओ, इज इट बेटर कि वो अभी 7 से 15 दिन में एक टेस्ट लेके और बाद में नीट के एग्जाम को पास आते हुए दे कम डाउन टू 2 to 3 days 1 टेस्ट, या फिर सब हर जने को इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन हर रोज एक टेस्ट लिखना चाहिए? नहीं, if your preparation is not that good, then you should focus on completion of syllabus and then revision of it as many times as you can. पहले मतलब सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर तुमने if you are confident कि तुम्हारा सिलेबस हो गया है, if you have revised it 2 to 3 times, then मार्क्स भी आने चाहिए, मतलब सब अच्छा हो गया है पर नंबर आ रहे हैं लेट्स से 550, तो इसका मतलब काफी सिग्निफिकेंट गैप है। इसका मतलब तुमने सिलेबस जो है उसमें अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई नहीं किया है। जो 1-2 टेस्ट दो उसमें अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, देन वर्क अपॉन देम एंड देन इम्प्रोवाइज अपॉन देम एंड देन गिव इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट व्हिच यू गिव। आई वुड रिकमेंड दैट। वेरी गुड। तो एक चीज बताओ स्वयं, हमने इस साल 83 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, उसमें क्लासरूम टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपके टाइम पे अवेलेबल होती तो आप हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते भुवनेश्वर में, हमारा भुवनेश्वर में ही सेंटर है। ओके हाँ, मैं जरूर करता बिकॉज नीट प्रेप की मतलब क्वेश्चंस जो थे वो मुझे बहुत सही लगे। मैं अपने जब आई कैन शेयर वन इंसिडेंट, बिकॉज जब मैं घर से कोचिंग जाता था तो मैं ऑटो में जाता था। इट वाज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय होम। कितना टाइम लगता था? तो 40 मिनट्स के आसपास लग जाता होगा। 20 to 30 मिनट्स। 20 to 30। इट वाज स्ट्रेट हाईवे पे जाता तो। आपके ऑटो तेज दौड़ते हैं क्या वहाँ? नहीं, हाईवे काइंड ऑफ रोड था तो इट वाज जल्दी पहुंच जाता था। तो 20 to 30 मिनट्स में मैं मतलब बायोलॉजी का नीट प्रेप का ऐप मतलब मास्टर क्लास इन बायोलॉजी खोला और उससे क्वेश्चन सारे कितने क्वेश्चन कर लेते थे 30 मिनट में? आराम से 50 क्वेश्चन के 100 स्पीड मेंटेन करना। बताओ, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में तो अच्छे क्वेश्चन होते थे, ट्रिकी होते थे, तो 100 में से कितने क्वेश्चन सही होते थे? 80 अराउंड। 20 गलत, तो आपको साइक नहीं होते थे कि क्या मजाक है? ठीक, क्योंकि आप आकाश वगैरह में करते होगे एक भी गलत नहीं होता होगा, राइट? तो यहाँ पे 20 गलत, तो वुड यू नॉट फील कि यार क्यों कर रहा हूं मैं ये, मतलब बेमतलब डिमोटिवेशन हो रहा है? बट उससे मतलब एक मेरे माइंड में आता था कि ये क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है। आकाश में काइंड ऑफ रिपीटेड हो जाता है, द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दे गिव इट रिपीटेडली, तो वो मतलब माइंड में बैठ जाता है उसका आंसर। मुझे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले से रटे हुए होते हैं, तो वो मतलब जस्ट मतलब स्पॉन्टेनियसली वो हो जाता है। लेकिन नीट पे क्वेश्चंस दे प्रोवोक योर माइंड टू थिंक। जो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी से ही है, बट दे आर फ्रॉम द इन बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी का लाइन पढ़ो, उससे इन्फरेंस निकालो, फिर उसके ऊपर सोचो एंड देन डू द क्वेश्चन। सो उसमें अगर मैं फास्ट करने मतलब 100 क्वेश्चंस करता तो था, बट उसमें 20 से 25 क्वेश्चन गलत हो ही जाते थे। एंड देन आई वुड कम होम एंड उसके ऑडियो एक्सप्लेनेशन सुने, एंड देन उससे कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें सीखी या फिर जो मतलब सीखा मैंने उसे लिख के रखता था एंड देन रिवाइज। तो ऐसा नहीं है कि मास्टर क्लास इन बायोलॉजी ओवरकिल है, मतलब यदि आपको सच में अपनी बायोलॉजी, क्योंकि स्वयं पता है गजब चीज क्या है, सबको बायो आसान लगती है, पर इस बार 1.1 लाख स्टूडेंट्स के 500 प्लस आए थे। इसका मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ 1.1 लाख जिनके 300 से ज्यादा होंगे तभी वो 500 प्लस पहुंचे, राइट? तो सबको आसान लगती है, पर सिर्फ 300 के ऊपर सिर्फ 1.1 लाख क्या है। और बायो में यदि आप 340 350 स्कोर नहीं कर रहे तो आप 620 पहुंचना बहुत मुश्किल है। आपका बायो में परफेक्ट स्कोर था? हाँ, परफेक्ट स्कोर। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए भाई ने, वेरी गुड। अब एक चीज और बता दीजिए, मैंने आपसे ये स्लीपिंग टाइम और नॉन स्टडी टाइम, दिन में कितने घंटे आप रात को 2:30 बजे सोते थे? हाँ, रात को 2:30 बजे सो के। और कितने बजे उठते थे? सुबह 7 बजे उठ जाता था मैं। 7, तो 4.5 घंटे हुए। और भी सोते थे? और भी, हाँ, एक सुबह के 9:30 से 10:30 बजे तक। 4.5 आवर्स, एक सेकंड इसे ठीक कर लेता हूँ। 4.5 आवर्स रात को सोए, और फिर सुबह 9:30 से 10:30 तक एक 1 आवर की स्लीप।
दैट वाज अ नैप एक्चुअली, नॉट स्लीप। 5.5 घंटे। 5.5 घंटे। तो थकान नहीं होती थी? मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि 7 घंटे सो, नहीं तो है ना यू विल स्टार्ट फीलिंग सिक। अब हाँ, झपकी आएगी। वो होता मतलब बीच बीच में, मतलब जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तब मैं बीच बीच में ऐसा झपकी आती है, तो मैं आई वुड टेक अ 20 मिनट्स का पावर नैप ले लेता था। दैट्स इंक्लूडेड इन माई, मतलब आई इंक्लूडेड इन माई स्टडीज कि हाँ 20 मिनट का पावर नैप ले लेते। कितने पावर नैप होते थे दिन में? दिन में 3। चलो 1 घंटा और मिला। हाँ। यार गाइस देख लो यार, मतलब है ना ये भी 6.5 घंटे पे आ गया है, मतलब हाँ। टॉपर है, 715 है, ऑल इंडिया रैंक 8 है। आप 1-2 घंटे यदि रात को सो रहे हैं तो आप 1-2 दिन वैसा कर पाएंगे, आप सस्टेन बेसिस पे नहीं होगा। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। और थक जाएंगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग इरिटेटेड, यू विल बी एंग्री, दिमाग में घुसेगा नहीं, फिर इससे और फ्रस्ट्रेशन आएगी। करेक्ट। अच्छा, क्या आप सारे टाइम पढ़ते थे दिन में, या कुछ लोग अपनी फैमिली से बात करते हैं, वॉक पे चले जाते हैं? व्हाट वर यू डूइंग? मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत प्रेफर करता था। मीन्स मेरे पापा के साथ मैं अपने जो भी दिन भर हुआ मेरे साथ कि आज ये नहीं हो पाया मुझसे, ये कितनी देर बात करते थे पापा के साथ? ऐसे पापा के साथ डिनर टाइम, लंच पे तो होते नहीं होंगे डैड? लंच के टाइम पे तो पापा हाँ नहीं होते, तो डिनर के टाइम होता था। मीन्स मेरा एक ऐसा कि 6:30 to 7:30 ये एक मेरा ब्रेक टाइम था, तो उसमें मैं मतलब थोड़ा सा मतलब कॉफ़ी वॉफ़ी पीऊँगा। आई वुड टॉक विथ माई पेरेंट्स अबाउट ऐसी चल रही है मेरी, मतलब आई एम डूइंग इन दिस वे। बस ऐसे कैजुअल टॉक चलता है। तो मेरी एक छोटी बहन भी है, तो उसको बीच बीच में परेशान करता है। गॉट इट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि फिजिकली थोड़ा एक्टिव का तो मतलब मैं उनसे कहता हूँ कि दिन में कम से कम, आई वोंट रेकमेंड जिम टू देम, मैं खुद जिम नहीं कर पाता, आई फाइंड जिम बोरिंग, बट मैं उनसे कहता हूँ कम से कम 1 घंटे वॉक के लिए चले जाओ। जैसे मेरा ऑफिस में भी होता है, टिपिकली दिन में 2 बार वॉक करने जाने के दिमाग खुल जाता है, अदरवाइज you become a slave to whatever work you're doing। आप भूल जाते हो कि मतलब है ना फिट भी रहना है। तो तुम ये कर पाए या टाइम नहीं मिला इस चीज का? मैं जो ये 6:30 to 7:30 का टाइम था, मैं आई वुड गो विथ माई पेरेंट्स में चला जाता था 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स के ब्रिस्क वॉकिंग के लिए मैं चला जाता था। मेरे घर के पास में ही एक छोटा सा पार्क था, सो आई वुड गो एंड टेक अ राउंड ऑफ द पार्क एंड देन कम आउट। बस ब्रिस्क वॉकिंग आई वुड रिकमेंड, क्योंकि माइंड फिर उसके बाद फ्रेश होता है। जो उसके बाद जो 7:30 to 9 का जो सेशन था मेरा पढ़ाई का, जो ये स्लॉट था, उसमें मैं बायो रखता था, क्योंकि मतलब वॉकिंग करने का मतलब आफ्टर रिलैक्सेशन माइंड इज इन अ स्टेट ऑफ ग्रास्पिंग मोड, सो बायो थोड़ा मुझे याद करने मुश्किल होता था। तो आई वुड कीप द चैप्टर्स लाइक एनिमल किंगडम या फिर प्लांट किंगडम या फिर जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उन्हें मैं उस टाइम पे रखता था कि इस टाइम पढ़ेंगे, तो मुझे याद हो जाता था अच्छे से। तो सर समराइज कर देता हूँ। एक तो ये जो शॉर्ट नोट्स है 38 चैप्टर्स के नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे हमने डाल दिए। सो आई वाज ग्रेशियस कि सर आपके यहाँ से मैंने मास्टर क्लास से प्रैक्टिस किया, टेस्ट वगैरह दिए, ही सेड ये स्टूडेंट्स को दे दीजिए। तो हमने आपको नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। दूसरी चीज, ये हमारे लिए मेडल है जब समवन लाइक स्वयं शेखर हु स्कोर्ड 715 सेज क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, बाकी कोचिंग के मुकाबले दे वर फैटर, दे टेस्टेड योर कॉन्सेप्ट, मोर नीट ओरिएंटेड और 100 में से 80 सही हुए। जिस बंदे का एक सिली मिस्टेक की वजह से 715 आया, यदि उसका कंटिन्यूसली 100 में से 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं एंड ही फील्स गुड अबाउट इट, क्योंकि उसे सीखने को मिल रहा है। उनके ऑडियो सुनते थे फिर डॉक्टर शर्मा के, वही तो दैट वाज द मेन। ऑडियो में ये करते हैं कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के साथ 4-5 कॉन्सेप्ट आपको और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैं अपने एक छोटे डायरी होती थी मेरी, उस पे मैं लिखता था और फिर उसे रिवाइज करता एट द एंड ऑफ द डे। तो दिस इज व्हाट वी कैरी। वी आर नॉट अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, हम सिर्फ 85 लोग हैं। एक आकाश, एक पीडब्ल्यू, एक बाईजूस, एक टॉपर, एक अनअकैडमी, वेदांतु, ऑल ऑफ दीज आर वेरी बिग पीपल, एलन। बट जब एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग की बात आती है, देयर वुड बी पीपल लाइक स्वयं शेखर जो आकाश में पढ़े, सारे साधन मिले उन्हें वहां से, बट ही स्टिल फेल्ट कि उसे बहुत अच्छी टेस्टिंग और बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस neetprep.com से मिल रही है। तो स्वयं यहाँ पे है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं वापस इस वीडियो की समरी। नीट वर्सेस बोर्ड को मैनेज करने का, बैलेंस करने का तरीका यह है कि आप प्रायोरिटाइज कर लीजिए। यदि आपसे 12th और 11th दोनों नहीं हो पा रहा, पहले 12th कर लो। 12th पे देखो, अगर बोर्ड्स के, अगर इफ यू आर बोर्ड एस्पिरेंट आल्सो अलोंग विद नीट, तो जब तुम क्वेश्चंस कर रहे हो तो मींस इफ यू आर डूइंग मतलब केमिस्ट्री कर रहे हो,
यू प्रैक्टिस द कन्वर्जन्स, जैसे कि एनसीईआरटी के मतलब बैक एंड में बहुत सारे कन्वर्जन्स होते हैं। Sure. तो वो कन्वर्जन जब करते हो ना, यू विल मींस यू हैव टू थिंक अबाउट द एंटायर ऑर्गेनिक रिएक्शंस व्हाट यू हैव स्टडीड। तुमने जो भी सब पढ़ा हुआ है वो काइंड ऑफ तुम्हारा एक अच्छा रिवीजन हो जाता है। Sure. सो मैंने वो कन्वर्जन्स है या फिर जो रिएक्शंस है जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में लिखे हुए थे, उससे मेरा मतलब जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है बहुत अच्छे से मेरा रिवाइज हो गया था। सो यू कैन यूज बोर्ड्स एज अ रिवीजन मटेरियल फॉर नीट। हाँ, पर गाइस इस बात का ध्यान रखना, आप जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड और नीट की थ्योरी सेम है, दोनों एनसीईआरटी। हाँ। उसके बाद आपको पीछे के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, कर लो, पर एमसीक्यूज को छोड़ना एमसीक्यूज को, हाँ, दैट बिकॉज बोर्ड में भी 20 मार्क्स एमसीक्यू आते हैं, सो यू कांट इग्नोर एमसीक्यूज। यू कांट इग्नोर एमसीक्यूज। दूसरी चीज है, अपने शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिए, सैंपल शॉर्ट नोट दे दिए। और तीसरी चीज है, टेस्टिंग को इग्नोर नहीं करना है गाइस। स्वयं ने फेब और मार्च के अंदर करीब 45 डेज टेस्टिंग नहीं की, पर उससे पहले हर एक टेस्ट अटेम्प्ट किया, और उसके बाद 16 मार्च के बाद स्वयं गेव ऑलमोस्ट 40 मॉक टेस्ट। हम भी आपको काफी सारे टेस्ट कराने वाले हैं अपने जंबो टेस्ट सीरीज पैक में, बट दिस इज स्वयं फॉर यू गाइस। आपके कुछ भी क्वेश्चन है स्वयं से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर। यदि जरूरत पड़ी आप लोग को लगता है तो मैं स्वयं को इनवाइट कर लूंगा किसी दिन, वी कैन डू अ लाइव सेशन आल्सो। बट राइट नाउ दिस इज स्वयं फ्रॉम भुवनेश्वर, and we are so proud that Swayam is our student. Thank you so much, students.